Consumer equilibrium and demand. It is for class 11. Firstly, let us talk about utility. Utility is the power or capacity of a commodity to satisfy human wants. Utility क्या है कि वो पावर है या कैपेसिटी है किसी भी प्रोडक्ट की, गुड्स की, जो इंसानों की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी मेजर्ड. हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिवली, येट फॉर कन्वीनियंस सेक इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ प्लेजर और यूटिलिटी कॉल्ड यूटिल्स. आप यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कन्वीनियंस के लिए, अच्छा लगने के लिए हम उसे मेजर करते हैं यूनिट्स ऑफ प्लेजर के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ. और उसका मेजरिंग क्या होगा, यूनिट, उसे कहेंगे यूटिल. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, उसके अलावा आपने एक एडिशनल प्रोडक्ट और कंज्यूम किया, तो उस प्रोडक्ट से आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे कहेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी. इसका मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ अनदर प्रोडक्ट माइनस 1. N stands for number of products, goods. टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इट इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. टोटल यूटिलिटी का कहा जाएगा कि वो सारी यूटिलिटी का सम है, मार्जिनल हो या बेसिक यूटिलिटी हो, सारी यूटिलिटी का जब आप एड अप करेंगे यू विल गेट टोटल यूटिलिटी. तो इट इज द सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ commodity. रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी. व्हाट इज द रिलेशन, दोनों बीच में क्या समानता है या क्या संबंध है. नाउ टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज सो लॉन्ग एज MU इज मोर देन 0. टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 से ज़्यादा न हो जाए तब तक. टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी. तो जब ये पॉइंट पे आ जाएंगे कि व्हेन MU इज इक्वल्स टू 0, ऑटोमेटिकली टोटल यूटिलिटी अपने सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे होगी. नाउ टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव. जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आएगा, टोटल यूटिलिटी अपने आप डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. ये देखिए, व्हेन द यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम्ड वाज 0, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 था और TU भी 0 था. बट व्हेन आई कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज, assume its MU is 10, so its TU will also be 10. But when I consume 2 oranges, marginal utility declines by 2. And total utility का मतलब क्या होता है, it is the sum total of all utilities. तो 10 पहले वाले का था ही, प्लस 8 दूसरे वाले का, तो हो गया 18. उसी प्रकार से when you consume 3 oranges, मार्जिनल यूटिलिटी घट के हो जाएगा 5. टोटल में यू विल हैव टू ऐड 18 प्लस 5, उसको भी आपको ऐड करना है, बिकम्स 23. नाउ व्हेन यू कंज्यूम 4 ऑरेंजेस, MU बिकम्स 2 एंड टोटल यूटिलिटी विल बिकम 25. हाउ 25? सो 23 प्लस 2 ऑफ MU. नाउ व्हेन यू कंज्यूम 5 ऑरेंजेस, MU बिकम्स 1 एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टू 26. नाउ हियर इज द पॉइंट, जब हमने ये देखा था ना, नाउ अब ये देखिए, TU इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MU इज मोर देन 0. तो ये लास्ट यहाँ तक था. अब अगला क्या है,
TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। तो आप देखिए, व्हेन आई कंज्यूम 6 ऑरेंजेस MU becomes 0 and my total utility also becomes 26। यानी ये 26 जो है ये जो 26 है इट इज मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या हो गया? मैक्सिमम। कब हुआ? जब MU कितना हो गया? 0। अब अगला पॉइंट देखिए, TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव। ये देखिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी 7 ऑरेंजेस पे -3 हो गया तो ऑटोमेटिकली टोटल यूटिलिटी भी -3 से घटेगा। तो अब तक क्या होता था? अब तक ये होता था कि हमेशा ये क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था, जब तक हम यहाँ पर पहुँचे नहीं तब तक। बट व्हेन आई रीच इनटू नेगेटिव, ऑटोमेटिकली ये भी कैसा होगा? डिक्लाइन होगा। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। तो आई होप रिलेशनशिप आपको क्लियर है इससे। As more and more units of commodity are consumed, marginal utility derived from each successive unit goes on falling। ये हमने देखा। Now law of marginal utility, law of diminishing marginal utility। अब आप देखिए TU, MU and AU। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, marginal utility derived from each successive unit goes on falling। This is the law of diminishing marginal utility। Now TU, MU and AU, total utility, marginal utility and diminishing marginal utility। Now आप देखिए ग्राफ में, when I consume 6 number of units, my satisfaction is utility is 10। When I consume 6 units, my utility is 10 and compared to AU it is 8। So when I compare, add it up, तो total utility कितना होगा? MU plus AU। जैसे 10 प्लस 6 plus 8, it will give you 24, 25। Consumer's equilibrium। Consumer's equilibrium means a situation under which he spends his given income on purchase of a commodity in such a way that gives him maximum utility and he feels no urge to change। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई कंज्यूमर उसकी इनकम को वो स्पेंड करता है किसी भी कमोडिटी या गुड्स को खरीदने में उस तरीके से कि उसे वहाँ से मैक्सिमम यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उसे आगे जाके मन के अंदर और कोई इच्छा नहीं होगी चेंज करने की। दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी इज सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर ही हैज परचेस्ड। नाउ देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 2 अप्रोचेस है। पहला है यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच बाय मार्शल एंड कार्डिनल, दूसरा है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, प्रोफेसर JR हिक्स एंड ऑर्डिनल का। तो ये 2 अप्रोचेस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। अब बात करेंगे कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो पहली कंडीशन क्या होगी
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। अब बात करते हैं सिर्फ सिंगल कमोडिटी की। अगर कोई व्यक्ति सिंगल कमोडिटी खरीद रहा है तो व्हाट वुड बी हिज इक्विलिब्रियम। तो फॉर्मूला उसका क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी विल गिव यू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। व्हेन देयर आर टू कमोडिटीज तो कैसे करना आपको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई। नाउ थ्रू इनडिफरेंस कर्व, जो दूसरा सिचुएशन था, Marshall's analysis is confined to a single good model, whereas Hicks takes it into account of combination of two commodities and expresses level of satisfaction instead of utility. एक व्यक्ति जो है वो सिंगल गुड मॉडल को यूज कर रहा है और दूसरा वाला जो अप्रोच है वो टू कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहा है, दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा है, और इसमें दे आर मेजरिंग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड नॉट यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है उसका यूज, लेकिन ये क्या यूज कर रहे हैं, level of satisfaction. Budget line, a combination of amounts of two goods will be called a bundle. Bundle क्या होता है कि दो goods हैं, उनके अमाउंट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा एक बंडल। The set of bundle available to the consumer is called budget set. और जो set of bundles अवेलेबल है, ऐसे जितने बहुत सारे सेट्स होंगे, तो जब ये सारे बंडल्स गुड्स के कॉम्बिनेशन के अमाउंट्स के अवेलेबल हो जाते हैं कंज्यूमर को, दैट इज नोन एज बजट सेट। अब बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द बंडल्स विच अ कंज्यूमर कैन एक्चुअली बाय विथ हिज एंटायर इनकम एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। बजट लाइन क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सारे बंडल्स का, यानी सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का, कि जिसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को कैसे खर्च करेगा एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस के हिसाब से, वो किसे प्रायोरिटी देगा, और एक बजट तय करेगा, इतना अमाउंट है मेरे पास, मुझे कितनी चीज़ें खरीदनी है, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या वो मेरे बजट में आ सकती है। तो ही वुड ऑप्ट फॉर दिस बंडल्स एंड फाइंड आउट ऑल दोज बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स that he can purchase on the current market prices by deciding a budget line. ये देखिए बजट लाइन क्या होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी X प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी X 2। ये देखिए ये जो स्लोप है बजट लाइन 1 का, ये वाला MP1 वाला, इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स। और जो बजट लाइन अगर शिफ्ट होती है दैट इज बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, जितनी ज़्यादा इनकम उतनी बड़ी लाइन। बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू स्पेंड विद इन हिज गिवन इनकम एंड प्रिवेलिंग प्राइसेस, यानी वो बजट को ध्यान रखेगा हमेशा और वो उतना ही स्पेंड करेगा जितना वो अफोर्ड कर सकता है अपनी इनकम को लेके। इनडिफरेंस कर्व क्या होगा, एन इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को ये दिखाने की कोशिश करेगा दैट बोथ ऑफ देम विल गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। वो सारे गुड्स कॉम्बिनेशन दिखाएगा आपको, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, फिर एक और ले लिया प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ऐसे करके उसने अलग से कॉम्बिनेशन बनाए और वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकल रूप में, और ताकि ये उससे पता कर सके कि आइदर ही इज गेटिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन और नॉट। आप ये देखिए ये जो कर्व की लाइन है तो कहीं ना कहीं वो पैरेलल जा रही है। Now, indifference curve always slopes down from left to right. Indifference curve हमेशा कहाँ से आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये देखिए ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ,
लेफ्ट से राइट की तरफ। अगली, हायर इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन लेवल इज हायर। Indifferent curves are always convex to the origin because MRS of two continuity falls. ये देखिए, दे आर कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। उनका शेप कैसा है? ऐसा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ये है ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन है। IC कैनॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। इनडिफरेंस कर्व कभी भी खुद एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, इधर भी गैप है, तो दे विल नेवर टच। ये इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज है या फीचर्स है। अजम्पशंस, इसमें हम क्या क्या अज्यूम लगा सकते हैं? तो पहला है कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली। उसके मूड पे डिपेंड करेगा। ही वुड लुक एट हिज पॉकेट साइज। द कंज्यूमर कैन रैंक बंडल्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर क्या करेगा कि जितने भी बंडल्स थे यानी कॉम्बिनेशन थे गुड्स के, वो उनके सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से उन्हें अरेंज करेगा। यानी उसको जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी वो उसको पहले प्रायोरिटी देगा। प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम आर गिवन। पहले से ही प्राइस ऑफ गुड्स तय होती है और व्यक्ति की इनकम भी तय होती है। अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक इन नेचर। मतलब कंजम्पशन ऑफ मोर क्वांटिटी ऑफ गुड मीन्स मोर सेटिस्फैक्शन। वो ये सोचता है कि जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दिस आर सर्टेन अजम्पशंस रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व। MRS क्या होता है? इट मेजर्स द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर वन गुड in terms of other good. MRS क्या है कि it is the consumer's willingness to pay for one good in terms of the other good, कि वो एक गुड के मुकाबले में दूसरे को ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। ठीक है, it is because consumers preference for good is such that he is willing to give up some amount of one good for an extra amount of other without affecting his total utility. वो इसीलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर ये अपनी मर्जी से वॉलंटरीली वो एक अमाउंट देने को तैयार है गुड 1 की जगह पे गुड 2 के लिए, बिना अपनी यूटिलिटी को अफेक्ट करे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब कब हो सकता है? देयर आर 4 कंडीशंस व्हेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन टेक प्लेस। MRS, marginal rate of substitution, is equal to ratio of price of two goods. That is, MRS will equal to PX upon PY, price of product X upon price of product Y. And marginal rate of substitution is continuously falling. वो लगातार गिरेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। Budget line should be tangent to indifference curve. Budget line कैसे होनी चाहिए? Tangent होनी चाहिए indifference curve के सामने। एंड इनडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हमने आगे देखा वो कि वो कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए ओरिजिन से, है ना। ये ओरिजिन है और ये आपका IC है। ये देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देखिए ये जो पॉइंट है H, इट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों ऐसा? क्योंकि यहीं पे ऑलमोस्ट हर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। ये देखिए, ये जो 3 कर्व्स हैं 1 2 3, ये तीनों जो है ये इस रूप में है। ये आपके इंडिफरेंस कर्व है, ये बाहर की तरफ है, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ये सारे मोस्टली इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं? H पे। तो दैट इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी देखने जाए तो कितना होगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? 100। ये देखिए
Now in the graph, the equilibrium point at which budget line AB touches the higher attainable IC2 without consumer budget at H. ये देखेंगे AB जो है आपका AB is touching the IC2. IC2 कौन सा है आपका? ये रहा H, ये वाला देखा, ये आ रहा आपका IC2, ये रहा आपका IC2 विद इन कंज्यूमर बजट H. ये जो है H क्या है आपका? बजट है, इसके रेट लाइन में ही है पॉइंट AB, ठीक है। Here both the conditions are filled simultaneously. Mind, bundles on the higher IC3 are not affordable because his income does not permit. ये देखिए IC3 के जो बंडल्स हैं, ये IC3 वाला जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इट इज़ आउट ऑफ बजट। तो बंडल 3 क्या हो गया? Bundle 3 is rejected. Because his income does not permit, whereas bundles on the lower IC1 gives lower relo satisfaction than IC2. Hence the equichoice is the only tangency point P. ये देखिए, और जो अपना IC1 है, इंडिफरेंस कर्व 1 है, वो उसके बजट से काफ़ी अंदर है, यानी लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। और 3 में आउट है, 3 क्या है? बाहर है, बजट से बाहर है। तो उसका सबसे बेस्ट चॉइस कौन सा होगा? कौन सा बंडल वो सिलेक्ट करेगा? तो वो सिलेक्ट करेगा I2। क्यों? वो इसके बजट में भी है, पॉइंट इक्विलिब्रियम का भी है, तो सेटिस्फेक्शन भी पूरा दे रहा है वो। क्लियर? डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड बाय अ कंज्यूमर means the quantity of the good that he is willing to buy at different price within a given period of time. डिमांड क्या होता है? डिमांड किसी पर्टिकुलर गुड के लिए होती है जिसके अंदर कंज्यूमर उस गुड्स को खरीदना चाहता है और वो उसके लिए तैयार भी है। कोई भी प्राइस अगर मार्केट में उस समय होती है तो एक समय के अंदर, आसान भाषा में करें तो किसी भी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा होना और उसके लिए प्राइस पे करने के लिए विलिंगली पे करने के लिए तैयार होना उस मार्केट प्राइस पे उस पर्टिकुलर समय के अंदर, इट इज नोन एज डिमांड। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिमांड? पहला होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस वस्तु की कीमत क्या है। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब वो व्यक्ति ये भी देखेगा कि उसके जैसे और जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या प्राइस है, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे टी के बदले कॉफ़ी, इसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी जो उसके साथ होते ही है, जैसे पेन के साथ रिफिल, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बिना वो चल नहीं सकता, उनकी प्राइस को भी वो देखेगा। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, व्यक्ति की इनकम भी डिपेंड करेगी इनटू 2 कैटेगरी, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स यानी बहुत सस्ते, एकदम लो प्राइस वाले, तो दूसरे नॉर्मल गुड्स। एंड लास्टली टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, उसका टेस्ट कैसा है, उसे कौन से प्रकार का सामान चाहिए और वो क्या प्रीफर करता है। हर व्यक्ति का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग अलग होता है, तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए ये चारों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। दिस आर दी 4 फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सब कुछ कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई में, डिमांड और प्राइस में चेंज रहता है। जैसे किसी भी क्वांटिटी की डिमांड डिपेंड करेगी उसके प्राइस पे। अगर प्राइस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम रहती है, अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। ये देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर वॉज 20 रुपीज़ पर केजी, उसकी डिमांड सिर्फ 2 किलो थी। जब प्राइस 16 रुपये हुई
तो डिमांड बढ़ गई 3। फिर जब प्राइस 12 रुपये हुई तो डिमांड हो गई 4। प्राइस जब 8 रुपये हो गई तो 5, 4 रुपये हो गई तो 6। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्राइस घट रही है उसके सामने डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और अगर आप नीचे से देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो वैसे वैसे डिमांड घट रही है। अगर आप ऊपर से देखें कि जैसे जैसे प्राइस 20 से घटती हुई नीचे आ रही है आपके सामने डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ेगी 4 से 8, 8 से 12 तो आपकी डिमांड भी घटेगी 6 से 5, 5 से 4। आसान भाषा में कहे तो जब कभी भी प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, जब कभी भी प्राइस घटेगी ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। ये देखिए, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3। नाउ रिमेंबर, प्राइस 1 एंड क्वांटिटी 1, प्राइस 2, क्वांटिटी 2, प्राइस 3, क्वांटिटी 3। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी अपने आप क्वांटिटी घटेगी। यानी जब प्राइस अपने हाईएस्ट लेवल पे थी ए पे तब क्वांटिटी बहुत कम होती थी। जब प्राइस देखिए, जब प्राइस सबसे ऊंचे लेवल पे थी क्वांटिटी सिर्फ इतनी थी। फिर जब प्राइस सेकंड लेवल पे आई ऑटोमेटिकली देखिए आपका बढ़ा, ये कम है ये बढ़ा। और जब प्राइस सबसे कम रखी गई ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड ऑफ गुड बढ़ गई। ठीक है, और डिमांड कर्व क्या है, ये रहा आपका डिमांड का कर्व, ये ग्रीन में जो था। ठीक है, दिस इज हाउ डिमांड कर्व इज शोन। इट विल ऑलवेज गो डाउन। नाउ देयर आर सर्टेन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं आती है। पहला, नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं है तो डिमांड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नो चेंज इन द टेस्ट, प्रेफरेंस एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर अपनी टेस्ट, प्रेफरेंस और अपनी आदतों को नहीं बदलता है तो उसका अफेक्ट नहीं होगा। और तीसरा, नो चेंज इन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, वेदर एक्सेट्रा। ये 3 है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसमें इसका असर नहीं होता है। नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। पहला है इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स। इंफीरियर गुड्स यानी सस्ती क्वालिटी वाले गुड्स, ठीक है, और गिफन वही सेम इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। नाउ गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्कैर्स और कॉस्टली इन फ्यूचर। ऐसा सामान जो भविष्य में कम हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा, जैसे पेट्रोलियम, तो वो इसके दायरे में नहीं आता है। तीसरा, स्टेटस सिंबल गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं लग्जरी आइटम के लिए कि उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, हमारा स्टेटस दिखाने के लिए, शो पीस और ये सब। फिर फैशन, फैशन होगा लोग खरीदेंगे, डिमांड में उसको कोई असर करने वाला नहीं है। फिर है नेसेसिटीज, अगर व्यक्ति को जरूरत है चीज़ों की तो वो खरीदेगा ही। जैसे मिल्क, इट इज़ अ नेसेसिटी, उसकी प्राइस कितनी भी बढ़े व्यक्ति मिल्क को खरीदेगा। फिर इमरजेंसी, इमरजेंसी में हम क्या कह सकते हैं, राशन। ठीक है, तो इमरजेंसी में मुझे राशन लाना था, उसकी प्राइस कितनी भी थी, मैंने उसे खरीदा। एंड फ्यूचर चेंज इन प्राइस, भविष्य में जो प्राइस चेंज होगा वो भी इसके दायरे में नहीं आता। दिस आर सर्टेन थिंग्स जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, नाउ व्हाई डज डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। हमने देखा ना आगे कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों आ रहा था। ये देखिए, ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा था, तो उसका रीजन ये रहे। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कि इट विल गो डाउन कॉन्स्टेंटली। दूसरा, इनकम इफेक्ट, अगर व्यक्ति की इनकम घटेगी तो ऑटोमेटिकली वो कम खरीद पाएगा, डिमांड घट जाएगी। अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा खरीदेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी हर प्रोडक्ट का एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है। चाय है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी है। तो अगर चाय की प्राइस ज़्यादा थी तो आई वेंट फॉर कॉफ़ी, रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर टी। देन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, आज 10 कंज्यूमर थे, कल को 20 हुए, फिर घट के वापस 10 हो गए, तो उससे मेरा क्वांटिटी सेल कम ही हो जाएगा या बढ़ेगा। एंड देन डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, हर प्रोडक्ट के अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है,
कॉफ़ी का कोल्ड कॉफ़ी हो गया, हॉट कॉफ़ी हो गया, है ना, हम अलग अलग चीज़ों में कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉफ़ी सिर्फ गर्म पीने के लिए रखी है, हम उसके अलग अलग यूजेस करते हैं। वैसे ही हर कमोडिटी के अलग अलग यूजेस होते हैं और इसी रीज़न की वजह से डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड रहता है। चेंज इन डिमांड ये कब होगा? तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। जब भी डिमांड एक्सपांड होती है तो डिमांड कर्व कैसा आएगा? नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और जब कभी भी आपकी डिमांड कम होती है यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे आ रहा है यानी आपकी डिमांड बढ़ रही है, अगर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, सिकुड़ रहा है कर्व, तो इसका मतलब डिमांड कम हो रही है। आपको मैं फिर से यहाँ दिखाता हूँ एक बार, इसी ग्राफ में हम समझेंगे। ये देखिए, जैसे वो नीचे आ रहा है आपकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो इसे कहेंगे एक्सपांशन यानी एक्सपांड होना। अब अगर आप अज्यूम कर ले, नीचे से देख ले कि जैसे जैसे आपकी प्राइस घट रही है, आपकी प्राइस बढ़ रही है, ये देखिए आपकी प्राइस लगातार बढ़ रही है, ठीक है। यहीं से देखिए, जब प्राइस 3 थी आपकी डिमांड इतनी थी, फिर जब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, जब प्राइस और बढ़ गई तो डिमांड और कम हो गई। तो ये ग्राफ कैसा हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया। तो ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है। आपकी डिमांड क्या हो रही है? रिड्यूस। दी अबाउ चेंजेस अकर्स ड्यू टू प्राइस। ये चेंज क्यों होते हैं? प्राइस की वजह से। सारा खेल किसका है? प्राइस का है। प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटती है, अगर प्राइस घटती है डिमांड बढ़ती है। ये देखिए, इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? जब शिफ्ट कैसा होगा? राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ। और डिक्रीज कब होगी? जाएगा लेफ्ट की तरफ। द अबव चेंजेस ड्यू टू अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी, दिस इज द चेंज इन डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस इज अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी? किसी एक व्यक्ति की डिमांड कि वो कोई कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार है अलग अलग प्राइसेस पे एक समय के अंदर, वो एक व्यक्ति तक सीमित है, ओनली सिंगल कंज्यूमर। अब मार्केट डिमांड क्या होती है? इट इज द डिमांड ऑफ ऑल बायर्स ऑफ अ कमोडिटी गिवन पीरियड। हम उस प्रोडक्ट के लिए सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को हम जब ऐड कर लेते हैं, व्हेन यू ऐड अप ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इट फॉर्म्स मार्केट डिमांड, कि मार्केट में इतने प्रोडक्ट चाहिए मुझे, है ना। इंडिविजुअल में क्या है? इट इज जस्ट डिमांड ऑफ वन पर्सन, कि एक व्यक्ति इतना खरीदने को तैयार है इस प्राइस पे। लेकिन जब इन सारे व्यक्तियों का, इंडिविजुअल्स का मैं एडअप करूंगा, इट विल गिव मी टोटल मार्केट डिमांड। ये देखिए, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो पहला कंज्यूमर था कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 1 में देखिए कि प्राइस है और ये गुड्स है, प्राइस ऑफ गुड्स 1 2 3, ठीक है। तो वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है कि जब प्राइस 0 था डिमांड उसकी हाईएस्ट थी, जब प्राइस 1 हुआ डिमांड हो गई 2, जब प्राइस 2 हुई डिमांड हो गई 1, और जब प्राइस 3 थी फुल हो गई, ये आपका 0 हो गया। ये 3 पे क्या हो गया? 0, ठीक है। तो ये आपका डिमांड कर्व फर्स्ट हुआ। अब दूसरे कंज्यूमर में क्या था कि जब प्राइस 2 थी डिमांड भी 1 2 पे 2, उस 3 पे गया ही नहीं कभी। तो मार्केट डिमांड क्या होगी? ये देखिए, इन दोनों का एवरेज निकाला है, 1 + 0 = 1, ये वाली थी पहले वाली, और दूसरा है 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली 3 प्रकार के हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. नाउ डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगा, ईडी माइनस ईडी इज इक्वल्स टू 0. यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होता है? ईडी इज इक्वल्स टू 1. इन इलास्टिक डिमांड क्या होगा कि इट इज ग्रेटर देन, इट इज स्मॉलर देन 1. एंड इलास्टिक डिमांड क्या होगा? ईडी इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ये रहा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ये है इन इलास्टिक डिमांड कि देखिए प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 एंड प्राइस एंड क्वांटिटी कैसी है? कम हो रही है. ये इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक यानी प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड और क्वांटिटी सेम है. थैंक यू.